हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी में पूछा हुआ जो कि पेपर 1 का क्वेश्चन है 18 जनवरी का। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। यानी जो बाल्यावस्था का शुरुआती समय होता है, नहीं बिल्कुल बचपन का बात है, तो वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि संवेदनशील होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर जाएगा। कहने का मतलब है ना कि जैसे कि बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको पालना पोसना थोड़ा आसान होता है, लेकिन बचपन में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए संवेदनशील यानी सेंसिटिव पीरियड होता है हमारा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है? गलत को खोजना है। पहला बोल रहा है बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। यह सही बात है। गति दर का मतलब होता है ना स्पीड। जैसे कि दो बच्चा है, एक ही साथ जन्म लिया अलग अलग घर में, तो ज़रूरी नहीं कि 5 साल के बाद दोनों बराबर हो। कोई ज़्यादा आगे निकल जाता है, कोई पीछे रहता है, यानी कि स्पीड अलग अलग है। तो पहला ऑप्शन ही बोला है कि अलग अलग दर से विकसित होते हैं, तो ये सही है। दूसरा, विकास क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास क्रमिक का मतलब है ना कि एक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके बाद पहले जो है गुरकना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया। ये क्रम होता है कि पहले दौड़ना फिर चलना, और ये सब में होता है। तीसरा, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। चौथा, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। साफ साफ दिख रहा है कि चौथा नंबर ऑप्शन गलत है कि विकास हमेशा अनिरंतर। अनिरंतर का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस, जबकि हकीकत यह है कि हमारा जो डेवलपमेंट है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह लगातार होने वाला, लगातार चलता है जन्म से लेकर के कब्र तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा केवल आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होता है? हमारे आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता? तो देखेंगे कि रिलेटेड टू हेरिडिटी बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है? आंखों का रंग या फिर समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, जो आंखों का रंग है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि हमारी आनुवंशिकता यानी माता पिता से मिलता जुलता है। बाकी हमारा समझ, हमारा इंटरेस्ट, भावनात्मक परिपक्वता का मतलब हो गया कि एक तरह से इमोशनल रूप से मैच्योर जैसे होना। जैसे बचपन में छोटी मोटी बात पे रोना, बड़ा होने पर अच्छे अच्छे बातों पे या छोटी बातों पे नहीं रोना मैच्योरिटी कहलाता है कि हम तो मैच्योर हो गए इस तरह से। तो ये सारा वातावरण से जुड़ा हुआ है। 2, 3 और 4 ऑप्शन हमारे बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा आई कलर है, ये हमारे माता पिता यानी कि आनुवंशिकता हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। आप सबको पता भी होगा कि हमारा जो विकास होता है यह आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का गुणन है, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव है। अगर पूछ दे जाए कि क्या हमारा विकास हमारे आनुवंशिकता और पर्यावरण का योगात्मक परिणाम है, योगात्मक मतलब समेटिव, जोड़, तो बोलिएगा कि गलत, ये गलत है। योगात्मक नहीं, सही क्या होगा? गुणात्मक। याद रखिएगा, गुणात्मक यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणात्मक परिणाम है, ना कि योगात्मक परिणाम है। ठीक है, तो आंखों का रंग, हमारा शारीरिक बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा आई कलर, ये सब जितना भी चीज़ है हमारे हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं का एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? फिर से आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस चरण में संक्रियाओं का एक दिशीय तार्किक क्रम, याद रखिएगा तार्किक क्रम का मतलब लॉजिकल, एक प्रकार से जहाँ पे बात में लॉजिक हो, इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे 4 अवस्था दिए हैं। संवेदी गामक अवस्था जो कि पहला ऑप्शन है 0 से 2 साल, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 या 15 से ऊपर के भी समय में चलते रहता है। पियाजे से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड आपको अगर हम रिवीजन कराना चाहेंगे, जैसे स्कीमा पियाजे में आएगा, आपको अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, ये सब पियाजे से रिलेटेड आएगा। पियाजे का कहना था कि बच्चे में पहले विचार आता है, उसके बाद उसमें भाषा आता है। अच्छा, ये चारों अवस्था में ना आपको क्लियर होना चाहिए कि किस अवस्था में क्या क्या कहना होता है। जैसे केंद्रीकरण किस अवस्था में होगा, विकेंद्रीकरण कब होगा, अमूर्त चिंतन कहाँ पे होगा, बच्चे में जो है अपने ज्ञानेंद्रियों से कहाँ पे सीखेगा, जीववादी यानी एनिमिज्म कहाँ पे होगा। इस तरह का टर्म ना बहुत सारा इसमें है, तो आपको उस टर्म को क्लियर रखना है, तभी जाकर आप एग्जाम में एक अव्वल नंबर से पास आउट हो पाइएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देता है, राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक, जहां पे बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। जबकि बात करें अतार्किक चिंतन का, तो इससे जस्ट पिछला यानी कि पूर्व संक्रियात्मक में, जी पूर्व संक्रियात्मक में अतार्किक चिंतन और मूर्त में तार्किक चिंतन होने लगता है।
अच्छा, अतार्किक चिंतन और तार्किक चिंतन एक उदाहरण, जैसे कि छोटा बच्चा बेतुका बात करे, जैसे कि उसका गेंद खो गया व्हाइट कलर का, तो रात में बोल रहा है कि चांद को देख करके कि ये तो मेरा गेंद है खोया हुआ। ये अतार्किक चिंतन है, जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। जबकि तार्किक चिंतन होता है कि वैसी वैसी बातें करना जिसमें कोई लॉजिक हो, जो मीनिंगफुल हो। तो हमारा होगा सी नंबर ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक, जहाँ पे बच्चा तार्किक लॉजिकल चिंतन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है। हम अभी तुरंत ही बोले थे अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, ये सारा का सारा पियाजे से संबंधित शब्द है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जीन पियाजे का कहना है कि विकास अनिरंतर है, याद रखिएगा। और बच्चे के विकास में उसका उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एज। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा। और याद रखिएगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, इस दोनों में से जीन पियाजे आनुवांशिकता पे ज़्यादा जोर दिया है, पर्यावरण पे कम जोर दिया है। जैविक परिपक्वता का बात करता है जीन पियाजे। ये सारा वर्ड याद रखिएगा, बैक करके भी आप वीडियो को सुन सकते हैं दोबारा। ठीक है। अच्छा, जैसे वाइगोस्की का बात करें तो वाइगोस्की बात करेगा पार का, ढांचा का, आलम्बन का, इसके फोल्डिंग का बात करेगा, जेडपीडी का बात करेगा, सहारा देने का बात करेगा, मदद करने का बात करेगा, सहयोगात्मक शिक्षण का बात करेगा। ये सारा वाइगोस्की के सेंस में आएगा। ठीक है। तो किसमें? अपने वातावरण, अनुकूलन, अनुकूलन में केवल आत्मसातीकरण, केवल समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों। देखिए, हम बताते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन होता है खुद को माहौल के अनुसार बदलना, अपने दिमाग को मॉडिफाई करना। तो हम अपने दिमाग को मॉडिफाई यानी बदलते हैं दो तरीका से। एक है आत्मसातीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, दूसरा है समायोजन, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, आत्मसातीकरण और समायोजन में बदलने का तरीका ये है कि आत्मसातीकरण में क्या होता है ना, कि जैसे मेरे पास पहले से 10 प्रकार का ज्ञान है, 5 और सीख लिए तो हो गया 15। यानी कि पहले से जो इतना मेरा दिमाग था, पहले से जितना मेरा दिमाग था उसमें बदलाव आया, 10 से 15 हुआ, तो यह अनुकूलन हुआ। अच्छा, आत्मसातीकरण में क्या होता है ना, कि पहले के ज्ञान में, पहले के स्कीमा में कुछ परिवर्तन करके फिर नया लेते हैं, वहाँ से भी मॉडिफाई होता है। तो दोनों एक प्रकार से अपने स्कीमा को संशोधित करने का, परिवर्तित करने का, बदलने का तरीका है। कौन सा दोनों? तो आत्मसातीकरण और समायोजन। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका? देखिए भाई साहब, हमारे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति यानी कि कल्चर के ऊपर, तो आपको नाम याद आना चाहिए वाइगोस्की का। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नाम में ही स्पष्ट है। वाइगोस्की जी का कहना था, एक बच्चे का अगर एक्चुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, एक्चुअल में विकास चाहते हैं, आपका बच्चा आगे चले, बड़ा हो के बढ़िया बने, तो उसको आप अपने समाज, सोसाइटी से जोड़िए और साथ ही साथ उसको एक अच्छा कल्चर, उसका अपना कल्चर से उसको मिलवाइए, जाकि वहाँ बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी? अभी तुरंत नाम में ही स्पष्ट है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो वाइगोस्की है तो सामाजिक संपर्कता इसको चाहिए, समाज से संपर्कित करिए, इनका कहना होगा। 8 नंबर, कोहलवर के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? देखिए, कोहलवर की चर्चा करें ना, तो कोहलवर कुल मिलाकर के आपका ना 3 अवस्था और तीनों का 2-2 चरण यानी कि 6 चरण में बांटे हैं। तो एक हो गया पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो आप लोगों को अगर कहानी याद होगा तो आप लोग को पता होगा कि जो परंपरागत है ना, परंपरागत में जो पहले भाग है उसका नाम है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जहाँ पर कि एक बच्चा का ये मानना होता है कि हम वैसे काम को करेंगे जिससे दूसरों की नज़र में अच्छा बन सके, हमारे समाज में आदमी इज्जत करे। बच्चा इसीलिए होमवर्क बनाता है ताकि उसके टीचर उसको देख के खुश हो जाए। बच्चा इसीलिए टॉप करना चाहता है कि पिताजी उसे शाबाशी दे। तो इस तरह का उसमें ना एक तरह से मॉरलिटी होता है, नैतिकता होता है। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की यहाँ पे उत्तर होगा। क्या बोल रहा है कि इसीलिए जानबूझ के व्यवहार करते हैं कि माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, यानी हमारे शिक्षक हमारे माता पिता के तरफ हम पॉजिटिव दिखें, उसको हम अच्छा लगे। तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की के साथ जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है मेरे बोलने का तरीका, तो आप थोड़ा सा ना इसको स्लो कर सकते हैं, वहाँ पे सेटिंग से जा करके। अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, पीछे आगे कर सकते हैं, रिकॉर्डेड है ये। क्वेश्चन नंबर 9, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात, सघनयुक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण, विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा, चर्चा और वाद विवाद पे प्रतिबंध। देखिए, पहला तो बोल रहा है अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना चाहिए, उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात यानी कि ज़्यादा अनुपात। दूसरा बोल रहा है
संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न, ये अच्छा है ना। संसाधन यानी कि हो गया इस तरह से रिसोर्सेज, पढ़ाने लिखाने का बहुत सारा मटेरियल हो, किताब हो, बहुत सारा खेलने का सामान हो, सब कुछ हो। मुद्रक संपन्न का मतलब प्रिंटेड इनरिच माहौल होना चाहिए, मुद्रित समृद्ध माहौल, जहाँ पर बच्चा देख करके दीवार में पेंट किया हुआ है, चार्ट पेपर लगाया हुआ है, अच्छे से वहाँ पे देख करके पढ़ सके। तीसरा प्रतिस्पर्धा को लेकर के गलत है। और चौथा बोल रहा है कि चर्चा और वाद विवाद पे प्रतिबंध मतलब रोक लगाइए, जबकि चर्चा और वाद विवाद तो बहुत ही अच्छी होती है, इसको होना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। चलेंगे 10 नंबर, गार्डनर का सवाल आ गया, आना ही आना है सवाल गार्डनर से आपके एग्जाम में। तो गार्डनर जी का कहना है कि बहुविधि के अनुसार जो दूसरों के, देखिए दूसरों का बात है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरपर्सनल, याद रखिएगा। जब कोई बच्चा या फिर कोई आदमी खुद में रहता है, जैसे कि दार्शनिक वगैरह, उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल, लेकिन जो दूसरों से संपर्क साधता है उसको बोलेंगे हम लोग इंटरपर्सनल। तो इसका एक बार इंग्लिश चेक कर लेते हैं, इंटरपर्सनल कहाँ पे है। तो हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है इंटरपर्सनल, राइट आंसर है बिल्कुल इंटरपर्सनल, जिसको कि आप हिंदी में देख सकते हैं अंतर्वैयक्तिक, और इंट्रा को बोला गया है अंतःवैयक्तिक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट चेक करना है, किसका कैसा सेंस आ रहा है, किसका पॉजिटिव सेंस आ रहा है, किसका नेगेटिव सेंस आ रहा है, उस अनुसार से हम नीचे का ऑप्शन लगाएंगे। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट वातावरण सृजित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे इस तरह से वातावरण हो कि बच्चों के बीच प्रिंटेड है सब कुछ, दीवार पे होता है ना, कविता कहानी लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, मछली तालाब कौवा कंकर ये सब का फोटो बना हुआ है, तो बच्चा बहुत अच्छा से सीखेगा, पहला पॉजिटिव है। दूसरा, भाषा विकास वातावरण कारक से प्रभावित नहीं होता है, गलत है ना। हमारा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, भाषा यानी कि हम लोग बोल चाल करना देखना सीखते हैं, इसमें तो हमारा वातावरण चाहिए ही चाहिए। बोल रहा है कि वातावरण से इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी कि ए सही है और आर गलत है, ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर एक जेस संप्रदाय है और जबकि लिंग एक डैश है, यानी कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जब भी बात करें ना लिंग का, तो देखिएगा लिंग का इंग्लिश ना अभी हम आपको करेंगे क्वेश्चन को, वहाँ पे सेक्स लिखा हुआ मिलेगा, जबकि जेंडर का इंग्लिश जेंडर ही होगा, GENDER। तो जब भी जेंडर आए तो उसको आप सोसाइटी से जोड़िए, और जब भी लिंग आए तो आप ऊपर वाले यानी कि जैविक से जोड़िए। ऊपर वाले इन द सेंस भगवान के द्वारा जो लड़का और लड़की में अंतर किया हुआ, ये जैविक अंतर है। लेकिन हम सब धरती पर भी अंतर करते हैं, जो कि अपने आप, अगर लड़की पैदा हुई तो वो साड़ी पहनेगी, लड़का पैदा हुआ तो वो शर्ट पैंट पहनेगा। ये ऊपर वाले का नहीं, ये एक समाज का संरचना है। तो याद रखिएगा, जेंडर एक सामाजिक, जबकि लिंग एक जैविक संरचना है। जैविक इन द सेंस बायोलॉजिकल, आप देख लीजिए इंग्लिश में एक बार करके, जेंडर है और उधर जबकि लिंग का आपको सेक्स कर दिया गया। तो जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट वाइल सेक्स इज बायोलॉजिकल, ये सही उत्तर था इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4वीं कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों? देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल, यानी कि ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक है, विविधता का मतलब बहुत सारा कल्चर का वहाँ पे है। तो 4वीं कक्षा का विद्यार्थी राज्य दिवस पे, यानी कि अपने जो है ना स्टेट फंक्शन पे, ओकेजन पे बिहू नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। बिहू आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेट लेवल का फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि असम राज्य से रिलेटेड है। तो क्या वह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद करेगा, क्यों करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहले तो ये समझना है। तो आपको ना सेंस आना चाहिए कि हाँ करेगा। वहाँ पे पता है एक स्टेट लेवल पे जा करके और आप एक बिहू, एक ऐसा नृत्य जो कि स्टेट लेवल का है, उसको कर रहे हैं, तो ये सही है। तो हाँ, यह जो है पक्षपात को यहाँ पे ख़त्म करने में करेगा। तो जो हाँ वाला था दोनों का रख लिए, 1 और 2 को, ठीक है। बाकी नहीं का वहाँ पे उत्तर होने का कोई उम्मीद नहीं है। देखिए हम बता रहे फिर से, अगर हमारे एक स्टेट लेवल का फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे हम अपने गांव का कोई संगीत गाए, गांव रिलेटेड कोई गाए, तो वहाँ पे पक्षपात होगा। हम अपने जाति का कोई गीत जाए, जिस भी कास्ट से आप रिलेट करते हैं, तो वो एक तरह से हमारा गलत होगा। लेकिन आप एक स्टेट लेवल का सॉन्ग गा रहे हैं, स्टेट लेवल का डांस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर सबको, जाति को, सभी के विविधता को मात देते हुए सभी का प्रभुत्व और सभी का एक तरह से पक्षपात बिना किए हुए सबका सम्मान करता है, तो वो ज़्यादा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे हम लोग,
14 नंबर, अधिगम का सामाजिक संरचनावाद उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? सामाजिक संरचनात्मक, देखिएगा सामाजिक संरचनावादी का बात करें तो आपको वाइगोस्की का नाम आना चाहिए, और वाइगोस्की बात करते हैं एक दूसरे के सहयोग पर। लगाइए ना ऑप्शन नंबर 2, क्या दिक्कत है इसमें? सहयोगात्मक परियोजना कार्य। देखिएगा अगर पूछे कि सामाजिक संरचनावादी कौन है तो याद रखिएगा वाइगोस्की, और वाइगोस्की जी तो बात ही करते हैं कि मदद करिए, संकेत दीजिए, हिंट दीजिए। अच्छा आप लोग एक बार हमको कमेंट करिएगा कि बच्चे को जो मदद दिया जाता है वो अस्थाई मदद दिया जाता है कि अस्थाई मदद किया जाता है, और जेडपीडी का फुल फॉर्म भी बताइएगा आप थोड़ा सा, तो हमको ये समझ में आएगा कि आप 14 नंबर तक क्वेश्चन को देखे, नहीं तो हम ये समझेंगे कि व्यूज़ तो है बट आप 20 से ही निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक सोच इन द सेंस जहां पर बच्चे को सही और गलत सभी एंगल से चिंतन करने का मौका मिलता हो। तो समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर, नहीं भाई साहब रट के कैसे कर सकते हैं हम? अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है, नहीं ये अर्थ है इसका। हम अपने जीवन में सीखने में जब समालोचनात्मक चिंतन करते हैं या बच्चे से करवाते हैं, ये मीनिंगफुल होता है। देखिए ना, आप अगर समाज में हैं तो कोई भी अगर नेता आया आपसे वोट मांग के ठग के चला जाता है, लेकिन अगर आपके पास समालोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता है तो आप उनके सही और गलत नजरिया को देख करके तब एक सही वोट डालते हैं। होना चाहिए आपके अंदर। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? नहीं, बाधक नहीं है, बाधक मतलब रुकावट हो गया। हमारा समालोचनात्मक सोच जो करेगा उसका संज्ञानात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। तो विद्यार्थी को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, देना ही चाहिए। अगर आप भी शिक्षक या शिक्षिका है या बनने वाले हैं तो आप भी बच्चों में समालोचनात्मक सोच यानी कि समालोचना, आलोचना यानी कि उसको एक तरह से क्रिटिसाइज करना या फिर एक तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष को पहचानने की क्षमता उसके अंदर विकास करना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, यानी कि वंचित समूह का बात करें ना कि जो हाशिए पर का बच्चा है, हाशिया की बात करें, वंचित समूह का बात करें या किनारे का बात करें, यानी ऐसा हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे राज्य में होते हैं जो कि पीछा चल रहे हैं, जो कि हमारे जो है सबके साथ नहीं है, तो उसको वंचित समूह। अगर वैसे विद्यार्थी का आपको समावेशन करना है यानी कि सभी बच्चों के साथ मिलाना है, उसको भी बराबरी का हिस्सेदारी देना है, समान रूप से उसका विकास करना है, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो कुछ अच्छा काम करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, उसको महत्व देंगे, यही तो करेंगे। पहला, विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधक माना जाए, यानी कि बोल रहा है कि अगर सबको मिलाइएगा, विविधता करिएगा तो यह अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। नहीं, बाधक नहीं है। विविधता जो है एक प्रकार से रिसोर्स है, याद रखिएगा। विविधता बहुत ही अच्छी बात होती है, विविधता का मतलब सबको एक जगह मिला जुला हुआ है, तो वो अच्छा है। दूसरा, इन विद्यार्थी को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, नहीं, अलग समूह में नहीं पढ़ाया जाए, साथ में पढ़ाया जाए। तीसरा, सभी विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं आप, सबको वैल्यू देना है। सभी विद्यार्थी में जुड़ाव की भावना विकसित हो जाए, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कि सभी बच्चे में जुड़ाव का मतलब आपस में लगाव का बात हो जाए, इसमें सब कोई बराबर रूप से आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक मुख्य धारा वाले बच्चे कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? नहीं, बोल रहा है कैसा क्लास है जो मुख्य धारा इन द सेंस जहाँ पर सब कोई बच्चा ठीक से पढ़ लिख रहा है, सबका परिवार बढ़िया है, सब कोई अच्छे से है, तो उसमें विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी यानी कि ऐसा विद्यार्थी जो कि थोड़ा सा उसको ज़्यादा हेल्प होता है। मुख्य धारा का मतलब जिसको ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, पढ़ने में ठीक है। विशिष्ट जरूरत मतलब जिसको थोड़ा ज़्यादा जरूरत होता है, अलग से जरूरत होता है, ठीक है। विशिष्ट जरूरत में दोनों हो सकता है, या तो जो बहुत भूसकोल है या फिर जाकर जो बहुत तेज़ है। उसके समावेशन के लिए क्या ज़रूरी है? तो कुछ पॉजिटिव खोजेंगे ताकि साथ में आ जाए, साथ में काम करें, मिल जाए। पहला है योग्यता आधारित अलगाव। अरे नहीं, अलगाव नहीं, अलगाव का मतलब होता है अलग अलग। योग्यता आधारित मतलब कि उसके योग्यता के आधार पे अलग कर देंगे। जो तेज है उसको अलग बैठाएंगे, जो कमज़ोर है उसको अलग बैठाएंगे। कतई ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा यानी नेगेटिव सेंस से कंपटीशन बच्चों में नहीं करना है। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। चौथा बोल रहा है अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने पे, नहीं, तीसरा सही है, चौथा तो गलत लिख रहा है, साफ ही साफ बोल रहा है कि अधिगम यानी सिखाने के बजाय बच्चे को पाठ्यक्रम पूरा करने पे जोर दीजिए, सिलेबस को पूर्ति करिए। तीसरा है कि सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण यानी सबके अंदर योग्यता को पैदा करेंगे कि तुम भी कर सकते हो, तुम कितना भी पीछे हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सबके बराबर हो, तुम सबको बराबर कर सकते हो, ठीक है। इसमें सामर्थ्य का निर्माण करना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदीकरण में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष में संबंधित है? अंक यानी डिजिट हो गया। डिजिट कौन विषय में होता है? हिंदी में कि गणित में? गणित में होता है। इसको मारिए गुणज विफल यानी कि डिस्कैलकुलिया। जब कोई बच्चा संख्या से संबंधित, नंबर से संबंधित कोई गलती करे, बच्चा को एक तरह से जोड़ने घटाने या गणित में दिक्कत होता हो, तो वैसे बच्चे को गुणज विफल यानी कि हम लोग जोड़ देते हैं डिस्कैलकुलिया से, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया, जो कि सही उत्तर है। ठीक है। अगला, दृष्टि बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी एक बच्चा जो कि देखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, आंख में कुछ गड़बड़ी है, तो उसको ठीक से आप अपने यहाँ पे रखिएगा, पढ़ाइएगा, वो भी अच्छे से पढ़ लिख ले। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला, विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने के लिए कहना चाहिए। पता है, जब देख नहीं पा रहा है तो श्यामपट्ट पे थोड़ा दिक्कत नहीं होगा? मानचित्र और आरेख के स्पर्शनीय प्रारूप, हाँ ये हो सकता है। स्पर्श माने होता है ना कि छू करके महसूस करें, यानी अगर आप देख नहीं सकते लेकिन हाथ से स्पर्श करके तो आप सीख सकते हैं। विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट, हाथ से लिखा हुआ 3 नंबर ऑप्शन बोल रहा है। अरे देखेंगे, उसमें देखना पड़ेगा, आंख में गड़बड़ी है, देखने में दिक्कत है, बच्चा को दिक्कत होगा। चौथा, लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल पे रोक लगाना चाहिए। ये भी नहीं, रोक नहीं, वो दूसरा सही था ना कि बच्चे को स्पर्श करने वाला दीजिए, जहाँ पर बच्चा हाथ से स्पर्श करके सीख सके। 20 नंबर, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में ADHD कहते हैं। ऐसा बच्चा के सफल समावेशन, पता है ये कौन बच्चा है? जो बच्चा आपके क्लास में ज़्यादा छटपट करे, बच्चा लगातार लंबा क्लास नहीं पढ़ पाए क्लास में, ठीक है, ऐसे बच्चा कठिनाई महसूस करे, यही है ADHD वाला। और ये बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करे और कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या करिएगा? लंबी अवधि वाली फिल्म नहीं, लंबा अवधि नहीं कंसंट्रेट हो पाएगा, तो ऐसे बच्चे को छोटे छोटे भाग में बांट कर, थोड़ा थोड़ा काम को बांट के करना चाहिए। दूसरा बोल रहा, एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पे जाने पर अंतराल अवधि नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई एक काम करवाए बिना किसी गैप के दूसरा काम करवाए, बच्चा को बोरियत महसूस होगा, उसको थोड़ा बीच में गैप चाहिए घूमने फिरने अपने काम के लिए। एक ही समय पर कई कार्य नहीं, लास्ट ऑप्शन सही है कि किसी भी काम को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंड माने टुकड़ा में बांट देना चाहिए। यानी एक लंबा काम को जब शॉर्ट करके बांटेंगे तो बच्चा बड़े ही मज़ा से काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता, इसको थोड़ा सा बीच में गैप चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थी को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? एक टीचर है, उसको अपने बच्चे को अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड करना है, किस लिए? पहला, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थग्रहण करने, हो सकता है। दूसरा बोल रहा है ज्यों का त्यों रट के, गलत होता है, एज इट इज रट लेना, रट्टा मार लेना नहीं करना है इसको, इसमें समझने का बात खत्म हो जाता है ना रटने से। तीसरा, श्यामपट्ट में लिखे विषय वस्तु निष्क्रिय भाव से नकल उतारने, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, नकल क्यों करेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे ना। चौथा, एक अटल तरीके से ही समस्या, अटल माने होता है ना रिजिडनेस, यानी एक जो हमको नियम पता है इसी नियम से हल करेंगे, इसी नियम से हल करके ही मानेंगे, अपना दूसरा तरीका लगाएगा ही नहीं, तो कैसे हो पाएगा काम जी? पहला सही है ना हमारा कि पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और उसके अर्थ ग्रहण करने में, यानी कि मीनिंग को समझने पे जोर दे रहा है, ना कि रटने पे, ना ही नकल करने पे, ना ही निष्क्रिय रहने पे। जब बच्चा समझेगा तो सक्रिय रहेगा। 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। देखेंगे 22, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है? पहला, भेदन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रट के याद करना नहीं जी। अन्वेषण आधारित और चर्चा, बिल्कुल। अन्वेषण का मतलब एक्सप्लोर करना, बच्चे को कुछ जा करके खोज उज करके एक तरीके से करने पे वो ज़्यादा सही है। चर्चा यानी डिस्कशन, आपस में जब डिस्कस करता है तो वहाँ से सीखता है। भेदन पुनरावृत्ति में क्या होता है ना कि सीखे नहीं सीखे, बार बार उसको कर रहे हैं, एक सवाल बनाए गलती हो गया, फिर से बनाए फिर से बनाए, अरे बार बार बनाने से थोड़ी सीख जाइएगा, उसको समझना होगा। तो भेदन या पुनरावृत्ति, इसको जो है ना CDP में निगेटिव रखना है, रटना तो गलत है ही। तो तीसरा और चौथा देखिए ना कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है तीसरा और चौथा, तो इसी को लेंगे। ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं, अनम्य नहीं, अधिगम कर्ता केंद्रित बिल्कुल। अब बोलिए कि कैसे लगा दिए फटाफट, कैसे ही सब हो गया। देखिए, मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। मानकीकृत पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी बच्चों के लिए बराबर रूप से एक ही जैसा हो, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, तो पाठ्यक्रम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा, गलत है। परीक्षा केंद्रित उपागम यानी कि इसलिए पढ़ाएं ताकि परीक्षा से रिलेटेड काम आए, परीक्षा में काम
नहीं, सिखाने के लिए पढ़ाइए। परीक्षा में ऐसे ही पास होगा, सिखा दीजिएगा मन से। अनम्य का मतलब होता है ऐसा समय सारणी जो कि एकदम फिक्स हो, जबकि छोटा बच्चा में फिक्स समय सारणी नहीं चलता, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए चौथा ऑप्शन सही था। 24 नंबर, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? ठीक है, पॉजिटिव खोजेंगे। विद्यार्थी के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, अच्छा है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन, अनम्य या कठोर रवैया, गलत हो गया ना, अनम्य या कठोर रवैया काहे करेंगे। तीसरा, प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी, नहीं जी, प्रदर्शन उन्मुखी नहीं, आपको देना है प्रक्रिया उन्मुखी होता है बढ़िया। प्रदर्शन का मतलब रिजल्ट पे जोर दे रहा है कोई आदमी, नहीं, रिजल्ट पे नहीं, उसके प्रोसेस पे जोर दीजिए। चौथा, विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना, नहीं, स्वमूल्यांकन को बढ़ावा देना है। स्वचिंतन, जब खुद से चिंतन करेगा वही तो सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे नकारना गलत हो गया। तीसरा में प्रदर्शन से रिलेटेड था इसलिए गलत, प्रक्रिया होना चाहिए। दूसरा में अनम्य को लेकर के, कठोर को लेकर गलत, जबकि होना क्या चाहिए, नम्य होना चाहिए। नमन अच्छा होता है, लचीला अच्छा होता है। पहला में बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी के बीच सहकार्यता यानी साथ साथ मिलजुल के, ये अच्छा बात है, बढ़िया है, इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। चलेंगे 25, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? कौन सा रुकावट पैदा करेगा? अनुरूपक का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय, मौखिकीकरण। तो इसमें बाधक का बात करें तो अनुक्रिया समुच्चयन के साथ आप जा सकते हैं। अनुक्रिया समुच्चयन क्या कहता है देखिएगा, जब किसी क्वेश्चन अलग अलग समस्या अलग अलग पे हम अपना एक ही तरह का रिस्पॉन्स दें, एक ही नियम, एक ही फार्मूला, एक ही तरीका को अपनाएं, इसको कहते हैं अनुक्रिया समुच्चयन। होना क्या चाहिए था ना कि समस्या बदलने पे, क्वेश्चन बदलने पे हमारा उत्तर देने का तरीका भी बदलना चाहिए, लेकिन अनुक्रिया समुच्चयन में होता है क्या कि तरीका वही रह जाता है। इस वजह से यहाँ पे अनुक्रिया समुच्चयन बाधक होगा। अनुरूपक क्या होता है? अनुरूपक होता है किसी भी चीज़ से मिलते जुलते चीज़ को, जैसे कि हमको रॉकेट के बारे में समझाना है तो हम रॉकेट तो नहीं ला सकते, लेकिन उसका अनुरूपक कुछ मॉडल ला सकते हैं ना, तो ये सब सही होता है। 26 देखेंगे, दो स्टेटमेंट है, देखेंगे कौन सही कौन गलत। पहला, किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थी द्वारा गृहीत भ्रांति को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात है। अगर किसी बच्चा में भ्रांति है, कन्फ्यूजन है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, नकारने के बजाय सही तरीका से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, भ्रांति हमेशा तर्कहीन नहीं होता है, बल्कि वे विद्यार्थी द्वारा उनके वातावरण के संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होता है, ये भी सही है। देखिए ऊपर भी सही नीचे भी सही, दोनों भ्रांति के ऊपर चर्चा कर रहा है, एक ही मैटर है, तो इसीलिए बोलेंगे व्याख्या करता है। दूसरा क्या बोला कि भ्रांति तर्कहीन नहीं होता, यानी कि आप कहिएगा कि बेतुका बात है, नहीं, वो उसका खुद का अनुभव है, उसको आप गलत नहीं कहिए, वो गलत है, लेकिन ये नहीं कहिए कि तुम बेतुका बात कर रहा है, क्या दिमाग है तुम्हारा, पागल हो गया तुम, ऐसे नहीं कहना। बच्चा को उतना ही समझदारी है, तो अपने समझदारी के स्तर से वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करिए ना कि आप धीरे धीरे चुनौती दे करके ठीक करिए, तुरंत उत्तर भी नहीं बताइए, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और उसमें व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या इसीलिए कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही मैटर पे बात है। अगला, संवेग और संज्ञान में क्या है सही है, तो हम बताएंगे दोनों एक दूसरे से बढ़िया होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो बोल रहा है कि संवेग माने इमोशन, संज्ञान मतलब हमारा कॉग्निशन, दिमाग, जहाँ पे सारा ज्ञान है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, हाँ बाधक तो है। रुचि अधिगम में बाधक है, नहीं, इंटरेस्ट बाधक नहीं है, रुचि आएगा तो मन लगेगा पढ़ने में। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो हमको मदद मिलेगा, नहीं। अरुचि अधिगम में सहायक है, और रुचि नहीं, रुचि सहायक है। पहला नंबर ऑप्शन सही है, आप आराम से पढ़िए ना, देखिए ना सबका सेंस गलत आ रहा है। चौथा बोल रहा है अरुचि, अगर हमारे अंदर अरुचि यानी रुचि नहीं होगा तब हमारा पढ़ना लिखना अधिगम बढ़िया होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। और दूसरा, जब रुचि अधिगम में सहायक होना चाहिए तो बाधक दे दिया, इसलिए सब गलत है। पहला सही है कि उच्च स्तरीय तनाव करने से हमारा अधिगम रुक सकता है। देखेंगे 28 नंबर, कक्षा में, अच्छा एक बात और, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ना मतलब हमारा मेहनत थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है यूट्यूब का नियम आप थोड़ा कर सकते हैं, अच्छा लगता है। कमेंट अगर कोई करता है, लाइक करता है, अगर लगता है व्यू ज़्यादा किया, बच्चा शेयर किया तो बढ़िया लगता है। खैर आपकी मर्जी, अगर आपको जो सही लगे, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को आपको अभिप्रेरित करना है, मोटिवेटेड करना है, तो कौन सा युक्ति, कौन सा तरीका सही है। पहला, कक्षा में विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। हो सकता, अच्छा बात है ना कि सबको पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा को। दूसरा, अंक के लिए प्रतिस्पर्धा, अंक माने ग्रेड, मार्क्स, उसके लिए आप कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं, ये कहाँ सही है, ये गलत है। विद्यार्थी को उसकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, ये हो सकता है। जिसको जिस फील्ड में रुचि है आप उस तरफ का अपना टारगेट फिक्स करिए।
चौथा, विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, यही सही है। तो हम तो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 है कहीं क्या? 1, 3 और 4, देखिए मेरा सही हो गया। आप भी इस तरह से लगाइए, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश विषय, सुविधा, बहिष्करण, अधिकार या फिर अलाभ। बोल रहा है कि शिक्षा में समान पहुंच, यानी कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी गांव है, शिक्षा सब तक पहुंचना चाहिए। यह हर एक आदमी का क्या है? हर एक आदमी का अधिकार है। RT एक्ट को याद करिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2002 में आया, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। कुल मिला के 38 धारा है, जिसमें पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, 21 जनवरी को एग्जाम है ना आपका। तो इसमें अधिकार होता है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको कितने वर्ष तक निःशुल्क मिलना चाहिए, एक बार बताइए तो, कमेंट में बताना है। अगला सवाल, विद्यार्थी के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है, आप उसको समर्थन यानी सपोर्ट करते हैं तो क्या करिएगा? अच्छा काम करिएगा। पहला, योग्यता के इकाई दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, हो सकता है। विद्यार्थी की रुचि को दरकिनार करना, दरकिनार करना मतलब नेगलेक्ट करना, हटाना, दूर हटाना, छोड़ देना, ध्यान नहीं देना। तो बच्चे के रुचि यानी इंटरेस्ट को दरकिनार करना गलत बात है। तीसरा, विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति विचारशील रहना, हाँ हो सकते हैं। विद्यार्थी को प्रदर्शन उन्मुखी नहीं दी, अभी तुरंत बताया ना, प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के लिए प्रेरित नहीं करना है, प्रक्रिया पे। अब देखिए ना, पहला और तीसरा ऑप्शन में आपको लग रहा होगा, देखिए पहला बोल रहा है योग्यता के इकाई दृष्टिकोण यानी सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, देखिए ये गलत है। बताते हैं क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। बोल रहा है क्या, योग्यता एक फिक्स चीज़ है, यानी कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है ना कभी नहीं बदलेगा। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। एबिलिटी ना एक तत्व नहीं है, ये बहुतत्व है और इसको बदल सकते हैं। योग्यता प्रयास से बदलता है हमारा, जबकि वो ऊपर वाला का कहने का सेंस है नहीं बदलता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब सब बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस है, हम सब एक दूसरे से अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नता अच्छी बात है क्योंकि एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आप मन लगा के पढ़िए दमखम के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से।